ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, आज पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पढ़ाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ इसमें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखो आपको क्या दिया हुआ है, वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और बोला है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो। आप जानते हो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रिलेशन निकल के आता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में वो सम ऑफ जीरोज देके रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देके रखा है और आपसे पूछ लिया वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो। ठीक है, तो वो सम ऑफ जीरोज क्या देके रखा है, पहले में सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो माइनस बी अपॉन ए होता है या नहीं होता है। ठीक है, और कितना देके रखा है वो 1/4, कितना देके रखा है 1/4, और एक आपको वो देके रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो चीजें देके रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या सी अपॉन ए। तो आपको सी अपॉन देके रखा -1। देखो ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में ले जाओ, तो आप जानते हो किसी भी चीज़ के नीचे 1 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 को -1/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको बोल दिया यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के बताओ। अब सुनो, इसको क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमको मिला क्या। अब देखो ए दोनों में डिनोमिनेटर में, और देखो यहाँ पे क्या दोनों चीज़ें सेम है क्या। देखो जब ए इधर सेम है तो इधर भी सेम होना चाहिए, तो या तो इस 4 को 1 बनाओ या इस 1 को 4 बनाओ। अब देखो 4 को 1 बनाना या 1 को 4 बनाना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करो। देखो 4 को 1 बनाने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा और इसको इंटू, तो इस क्वेश्चनों में इंटू को ज़्यादा प्रेफर क्या करो। देखो अब इस 1 को 4 बनाना आसान है क्योंकि यहाँ मैं मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ। अब आप जानते हो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो नियम क्या कहता है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ओरिजिनलिटी चेंज हो जाएगी। देखो अब 4 कट गया तो वापस ओरिजिनल -1/1 आ गया या नहीं आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में ए है तो इधर भी अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू तो हो गई 4। देखो -b की वैल्यू कितनी है, सुनो -b = 1 है, लेकिन हमको तो b की निकालनी, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो b = -1 एंड c = -। ठीक है, तो a b c तीनों वैल्यू पता चल गई। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा करो कि -b 1 के बराबर है, -b क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, तो -b किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हो गया। तो आपको तो b की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया। अब सुनो a b c आ गया। आप जानते हो पोलिनोमियल क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, a की जगह a रख दो और 4x², b की जगह -1 रख दो, तो जैसे ही -1 रखोगे तो ये -1x हो जाएगा, फिर प्लस c की जगह -4 रखोगे तो -4। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि k लगाना साथ, क्या लगाना, k लगाना। तो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी क्या है, एग्जामिनर को बता दो k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या करता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देता है और आपको क्या पूछ लेता है, वो पोलिनोमियल पूछ लेता है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आप जानते हो -b/a 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, लेकिन आपने देखा -1/1 ए सेम है, तो सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो -4/4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a = 4, b = -1 एंड c = -4। तो px का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, जब भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे तो। अब k क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप एकदम फिक्स पोलिनोमियल नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये k का मल्टीपल होगा, यहाँ पे k की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं निकल के आता, ये इसका क्या निकल के आता है, मल्टीपल निकल के आता है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी बैठा सकते हो आप। ठीक है, इसलिए आप k इज कांस्टेंट लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब सुनो, देखो अगर थोड़ा सा आप
आपको ये समझना है कि यार ये ऐसा के क्यों आया। देखो समझो के क्यों आया यहाँ पे, अगर थोड़ा अपन डीपली जाना चाहे तो। अब सुनो बी और ए की वैल्यू या सी और ए की वैल्यू क्या 1/4 और 4/4 ही हो सकती है, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यूज नहीं आ सकती? आ सकती है। ये तो सिर्फ इसका रेशियो है। जैसे अभी मैं बोलूँ किसी की राम की एज जैसे 20 ईयर है और श्याम की 30 है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इसको 0 और 0 काट दिया, मतलब 10 से काट दिया और 2 और 3 लिख दिया, तो ये दोनों रेशियो बरोबर है या नहीं है? लेकिन हकीकत में क्या ओरिजिनल इसकी 2 और 3 है क्या? नहीं है ना। अब 2 3 से ये आना मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमको तो यहाँ पे पता है 10 से काटा, इसलिए मैं 10 से वापस मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि हमको पता था यार किस चीज़ से काटने के बाद ये बना। किसको पता ये किसी ना किसी कॉमन चीज़ से कटा होगा। तो हमने मान लिया, समझो वो कॉमन, आपको एग्जाम में तो ऐसे ही लिखे आना। देखो इसको मैं थोड़ा और बताता हूँ। जैसे कॉमन चीज़ मान लिया मैंने, के से दोनों कटा। किससे कटा है? के से। वैसे कुछ हो रहा है, ये भी के से कटा है। जब ये सब के से कटा है तो बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी? 1k, और ए की वैल्यू क्या होगी? 4k, और सी की वैल्यू क्या होगी? k होगी। अब देखो यहाँ पे आप सब पे k बैठेगा। देखो ए की जगह भी k आएगा, बी के साथ भी k आएगा, सी के साथ भी k आएगा। तो ऐसे तीनों के साथ k होने के कारण अपन बाहर k कॉमन ले सकते हैं। तो k इज कांस्टेंट। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं बताना कि यहाँ पे भी k लिखोगे फिर यहाँ पे k कॉमन लोगे, तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ यार k इसलिए आया। समझ आया? तो ये सब के साथ k बैठता, तो इसके साथ भी देखो ax² में आप क्या बैठाते थे? 4kx²। तो यहाँ से k, यहाँ पे भी k होता, यहाँ पे भी k होता, तो तीनों में से एक k कॉमन बाहर आ जाता, तो वापस जाके यही आता। ठीक है, तो अपन फाइनली यहाँ पे यही मान के चलते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है। लेकिन अपन को पता है कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, तो कोई रेशियो है। अब वापस उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जब ओरिजिनलिटी आएगी, और ओरिजिनलिटी आएगी तो k कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, वो बाहर निकल के आया। तो समझ में आया? इस हिसाब से k बाहर निकल के आता है। कोई जगह देखने को ये मिलेगा कि आपको एक शॉर्टकट फार्मूला लगा देगा और उसमें ये पुट कर देंगे। ठीक है, वो फार्मूला सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीधा जब यही शॉर्टकट है तो क्यों फॉर्मूले में जाओ? ये इसके बेसिक से जाओ ना सीधा। ये बेसिक तरीका हो गया, आप जानते हो -b/c/a, कुछ रटने की भी आवश्यकता नहीं और एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई। उतारो इसको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ आपको। दो क्या कह रहा है? सम ऑफ जीरोस तो देके रखा है, √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देके रखा है। क्या देके रखा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। ठीक है, तो आप जानते हो सम ऑफ जीरोस को, चलो ये लिखने से पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दो कि आप इसको -b/a लिख सकते हो और इसको c/a। तो इसकी सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ था? √2 और ये 1/3। अब देखो इसके तो फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है, इसके कुछ नहीं आ रहा, तो 1 लगा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहला काम यही होता है कि चेक करो कि कहीं इनका a सेम है या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, हाँ a सेम है या नहीं है। अब देखा इसमें 3 है, इसमें 1 है, या तो 1 को 3 बनाओ या 3 को 1 बनाओ। अभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा सही पड़ेगा, तो इसको 3 बनाओ, 1 × 3। लेकिन रूल क्या कहता है? अगर नीचे 3 से इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करो। तो ये आ गया 3√2, 3 × 1 = 3, और ये तो 1/3 का 1/3 रहा। इसका इक्वेशन फर्स्ट, इसका इक्वेशन सेकंड, तो 2 इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमको क्या मिला कि a की वैल्यू तो हो गई 3, b की वैल्यू ध्यान रखना कि -b की वैल्यू 3√2 है। -b की वैल्यू कितनी है? 3√2। लेकिन माइनस उधर जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि हमें तो b की वैल्यू निकालनी, तो -3√2 हो जाएगा। बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है? b की वैल्यू 3√2 रख देता है। 3√2 तो -b की वैल्यू, इसलिए माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा। एंड c = 1। तीनों वैल्यू आ गई। हम जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ax² + bx + c। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे सब में k आया होगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा। इसमें भी k, इसमें भी k, इसमें भी k, इसमें भी k। तो a b c तीनों में, तो तीनों में k से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो k बाहर निकल गया, तो आप क्या लिखोगे? k इज कॉन्स्टेंट, k इज कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे 2 से आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी वापस यही आना, इसलिए तो मैं बोला इसका कुछ भी हो सकता है आंसर। आप 1 2 3 कुछ भी, इसलिए k इज कॉन्स्टेंट लिख के करो। तो k a की जगह रखा 3x² + b की जगह रखा
-3√2 और माइनस जैसे ही रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, -3√2x। अब यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस, तो +1, तो ये आपका। तो समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब उतारते चलो आप साथ के साथ उतारते चलो। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, वापस वही चीज़। अब पूरा क्यों उठाऊँ, सीधा यहाँ से वैल्यू लिखो ना, क्या वैल्यू आ रही है वो रख दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में क्या देके रखा है, सम ऑफ जीरो तो देके रखा है 0, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे √5, तो √5 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ। अब देखो कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a = 1, b = -0। तो आप जानते हो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो के साथ माइनस प्लस लगाया मत करो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। एंड c = √5। तो वापस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया, px k ax² + bx + c where k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, k इज कॉन्स्टेंट। अब जानते हो k की जगह k, a की जगह क्या रखा, 1 रखा, 1 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा या नहीं आएगा। b की जगह 0 रखा, 0 को x से करूंगा तो 0 प्लस c की जगह क्या रख दिया, √5। तो यहाँ पे क्या आ गया, kx² + √5, kx² + √5, क्योंकि b की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ही आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सब हटाऊंगा, अब इस यहाँ से वैल्यू आएगी, फिर ये हटेगा और यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है, अपना काम जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 1, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, अपोन में 1 लगा दिया दोनों के। तो आपने देखा a b c तीनों 1 हो गया, लेकिन b में देखो जल्दीबाजी में 1 मत लिखना, -1 लिखना, क्योंकि माइनस उधर जाएगा या नहीं जाएगा, ये -b की वैल्यू 1, हमें तो b की चाहिए, तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा। तो k का k रखा, a की जगह 1 रखा, तो ये क्या आ गया, x², ठीक है। ये -1 को इससे क्या, तो -x + 1, तो k इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपका ये बात है, बस इतना ही करना, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर हो गया। कितना ईजी है, देखो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दे और आपको ये पूछ ले। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2 का 5। 5 क्या कह रहा है, -1/4 और 1/4, -1/4 और प्लस का 1/4। देखो 4 4 सेम है, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो a की वैल्यू तो आ गई 4, b की वैल्यू -b की वैल्यू -1 है। देखो -b की वैल्यू कितनी है, -1, हमें b की निकालनी, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, +1। -b = -1, माइनस कट गया, तो b = 1। b की वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखा करो, और c = 1। तो वापस k का k, a की जगह 4x² प्लस bx की जगह क्या हो जाएगा, ये b की जगह 1 आएगा, तो x का x, और c की जगह 1। आगे सोल्व होगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, ठीक है। ये कौन सा था, अपने 5वां नंबर था। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 6ठा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 6। अब देखो 6 में क्या दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 और 1। देखो इसका 4 दिया हुआ है, इसका 1 दिया हुआ है, डिवाइड में 1 1 ले जाओ, क्योंकि 1 से डिवाइड देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। अब सुनो, a की वैल्यू 1, -b की 4 है, b की क्या हो जाएगी, -4, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसको हटाया, k की जगह k रखा, a की जगह रखा 1, तो ये आ गया x², b की जगह रखा -4x प्लस c की जगह 1। ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि b की जगह -4 रखोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया। तो इसी के साथ 2.2 आपकी कंप्लीट हो गई। 2.2 में क्वेश्चन 2 थे, 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बताया, आज क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब लास्ट 2.3 बचेगा, फिर ऑप्शनल एक एक्सरसाइज बचेगी। इसी के साथ पॉलिनोमियल भी कंप्लीट होने वाला है जल्दी, ठीक है। और रियल नंबर मैंने आपको बताया ही था, तो एनसीईआरटी कंप्लीट में मैथ कराने वाला हूँ। रियल नंबर को आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बढ़िया से जितना हो सकता है बेसिक में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं को बार बार देखो, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलो। थैंक यू।